नाइस आंसर। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्हीं के साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जाति जनगणना को लेकर आप कहते हैं कि लोग जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं, क्यों उनको ये स्पेस चाहिए, लेकिन फिर कैसे अपने वोट बैंक को भी आप समझाएंगे? नहीं, मैं जातीय जनगणना को लेकर ये नहीं कहता कि क्यों कराया गया, मैं उसके सार्वजनिक करने के ऊपर मेरी चिंताएं हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी जनता के बीच सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सरकारों को संभवतः अपनी योजनाओं, क्योंकि आज की भी तारीख में कई ऐसी केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की योजनाएं हैं जो जाति पे आधारित होती है उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। बट ऐसे में जब आप उन आंकड़ों को आप सार्वजनिक करते हैं, और एक ऐसे आंकड़े जो संभवतः बंद कमरे में तैयार किए गए, मैं नहीं मानता। मेरे गांव में किसी से आकर किसी ने नहीं पूछा, मुझसे भी नहीं पूछा कि मेरी जाति क्या है। मेरे परिवार के लोग जो गांव में रहते हैं, शहरबन्नी में रहते हैं, उनसे किसी ने जाकर नहीं पूछा कि आप किस जाति से आते हैं। तो पहली बात तो मैं मानता ही नहीं कि जातीय जनगणना कराई गई, बंद कमरे में बैठकर रिपोर्ट तैयार की गई है। 1931 के आंकड़ों में ही थोड़ी बहुत फेरबदल करके उसको प्रस्तुत कर दिया गया है। बट हाँ, जब आप इसको सार्वजनिक तो करते कह रहे हैं हैं, आप 2011 के जो आंकड़े थे उसे नहीं मानते? मैं नहीं मानता कि इस बार जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं, आप अनुसूचित जाति में ही देखें या पिछड़ा वर्ग में देखें, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनके आंकड़ों को कमतर करके दिखाना, कई ऐसी जातियां जो संभवतः आपके राजनीतिक दृष्टि से आपको लाभ पहुंचाएंगी, उनको बढ़ाकर दिखाने का मंशा से इन आंकड़ों को साझा किया गया है। बट जब आप इनको सार्वजनिक करते हैं तो आप मतभेद और ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, बंटवारे की राजनीति को आप बढ़ावा देते हैं। अभी तक तो फिर भी कोई ब्राह्मण था, कोई भूमियार था, कोई अपने आप को पिछड़ा, कोई दलित, ये राजनीति होती थी। अब प्रतिशत की राजनीति होती है। अच्छा, तुम 3% वाले हो, हम 5 वाले हैं, तुम 14 वाले हो, हम 19 वाले हैं। तो आप समाज में और बंटवारे की राजनीति को आप साधने का आप प्रयास करते हैं। समावेशी राजनीति होनी चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ राजनीतिक फैसले लिए जाने चाहिए, ना कि बंटवारे की सोच के साथ। कहते हैं कि चिराग पासवान ने बहुत अच्छा मूव अपने पिता की तरह किया बीजेपी में जाकर। पिता की तरह नहीं, बल्कि पिता को भी बीजेपी में लाने वाला भी मैं रहा हूँ। मुझे याद है 2014 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे, सहज थे उस गठबंधन में। गठबंधन वो बदलना नहीं चाहते थे। उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड इन बातों को अपने रहते हुए कहा था। उस वक्त मैं चाहता था कि हम लोग भाजपा के साथ हम लोग जाएं। मेरा विश्वास मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री पर, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन पर मेरा विश्वास था। जब वो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, तो एक इंक्लूसिव, एक समावेशी राजनीति मुझे उनमें दिखाई देती थी। सबको साथ लेकर चलने की बात, सबका साथ सबका विकास का नारा। पहली बार देश में एक ऐसा नेता आया जो जातियों में नहीं, जो सांप्रदायिकता में नहीं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री, जो अब के प्रधानमंत्री और उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उन पे था, और मैं चाहता था कि उनके साथ वो जाएं। और मुझे खुशी है कि हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने, हिस्सा हैं और रहेंगे। देखिए, मेरी राजनीति बहुत सिंपल सी है। मुद्दों के आधार पर मैं चाहता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी का एक अपना विज़न है, एक अपना एजेंडा है। ये विज़न है, ये एजेंडा है, इसीलिए हम लोग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर सामने वाले दल का ही विज़न और उन्हीं का ही एजेंडा, अगर मेरा विज़न और एजेंडा बन जाए, तो मैं उसी दल में चला जाऊँ ना, माइट एज वेल। तो मैं अलग दल में क्यों हूँ? तो मुद्दों के आधार पर जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे मुद्दों को प्राथमिकता दें। 2020 में जब मैंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी लिया, उसके पीछे भी कारण यही था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे चल रहा था। मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय, जो उनका विजन है और जो आज की तारीख में सरकारी एजेंडा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि बिहार में नली गली बनाकर और बिहार में नल जल पहुँचाकर आप बिहार का विकास कर सकते हैं। ये बेसिक डेवलपमेंटल नेसेसिटीज़ हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी सरकार को करना है। तो इसके लिए आपको इसको सरकारी एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी एजेंडे में आईटी सेक्टर्स कैसे आप लाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कैसे करेंगे, इन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, किसानों को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, सिंचाई को लेकर आपकी क्या योजना है। मेरा प्रदेश आधा समय बाढ़ में डूबा रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है। तो उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, ये गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए, जो उस वक्त उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को उन्होंने नहीं स्वीकारा, और इसीलिए 2020 का चुनाव मैंने गठबंधन से अलग लड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री को अक्सर आप अपने निशाने पे रखते हैं, लेकिन उनके पास दोनों तरफ से ऑफर रहते हैं, ऐसी चर्चाएं जोरों से रहती है। एक तरफ तो क्लियरली है, गठबंधन है उनका, और खबर ये भी आ रही है कि अब
गठबंधन में बिहार में जो उनकी गठबंधन की सरकार है उधर से आवाज़ उठ रही है कि गठबंधन का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को रखा जाए क्योंकि कांग्रेस हाल ही में कुछ राज्य हार गई। लेकिन और वहीं पर दूसरी तरफ चर्चाएं ये भी ज़ोरों से हो रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी में जा सकते हैं। अगर वो इधर आ गए तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? So when it comes to my chief minister, you can never say never. सब संभावनाएं उनके लिए खुली रहती हैं और मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर वो एनडीए की तरफ आ भी गए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने दो बार जनादेश का अपमान किया, चुनाव किसी और के साथ लड़ा और सरकार किसी और के साथ उन्होंने चलाई। 15 में महागठबंधन के लिए जनादेश था, सरकार एनडीए के साथ उन्होंने मिलकर चलाई। 2020 का जनादेश एनडीए के लिए था और सरकार वो महागठबंधन के साथ वो चला रहे हैं। तो ऐसे में अगर संभवतः मुख्यमंत्री एक बार फिर से पाला बदलते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। आंसरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ योर क्वेश्चन कि अगर वो इस तरफ आते हैं, सो आई थिंक राइट नाउ हाइपोथेटिकल है, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अगर ऐसा होता है तो फिर उस वक्त फैसला लिया जाएगा। अगर आपको सरकार में मंत्री बनने का मौका अभी फिर से मिलता है आगे, तो आप कौन से मंत्रालय को लेना चाहेंगे? क्योंकि आज हमारा तो कार्यक्रम पर्यावरण पर है तो हम उम्मीद करेंगे कुछ इस तरह की बात भी कह सकते हैं। ओनली इफ बेगर्स वर चूजर्स हैं, जैसे मेरे पास एकदम ये परोस के आ रहा है कि आप चुन लीजिए। हैविंग सेड इट ऑल, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, जब आपने मेरे नेता का जिक्र किया तो उनको मौसम वैज्ञानिक कहा। एक लंबे समय तक मुझे समझ में नहीं आता था कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये उनकी आलोचना है मौसम वैज्ञानिक होना या उनकी तारीफ है। मुझे लगता है कि अपने में ये एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आप जनता की नफ्स को अगर आप परख सकें, इस बात का अंदाज़ा अगर आप लगा सकें कि भाई जनता किस तरफ जा रही है या किसके साथ जा रही है, ऐसे में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करना मुझे लगता है अपने में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसने बचपन से, और ये ताने के तौर पर, ये कोई बहुत उससे नहीं था, मंत्री का बेटा यही मैंने सुना है स्कूल कॉलेज के दिनों में। तो मेरे लिए मंत्री पद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मंत्री पद बड़ी चीज़ होती तो शायद मैं 2020 का चुनाव अकेले नहीं लड़ता। मेरे लिए बहुत इजी था, मैं मुख्यमंत्री की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता और जिस अलायंस में ये चुनाव था 2020 बिहार विधानसभा का, उसमें मेरे जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ते उतने ही जीतते। बिहार में मेरे 4 से 5 मंत्री होते, केंद्र सरकार में आज खुद आपके सामने मैं केंद्रीय मंत्री की हैसियत से मैं यहाँ पर मौजूद होता। ना मेरी पार्टी टूटती, ना मेरा परिवार टूटता। पर अगर मैं ये समझौते उस वक्त कर लेता, अगर मैं मुख्यमंत्री के सामने नतमस्तक हो जाता, तो शायद मैं बिहार की जनता से कभी आंखें नहीं मिला पाता, मैं खुद से कभी आंखें नहीं मिला पाता, अपने नेता अपने पिता की तस्वीर के आगे कभी पुष्पांजलि नहीं अर्पित कर पाता, क्योंकि मैं उनसे भी समझौते करता। तो मैं समझौते नहीं करना स्वीकार करूंगा, बशर्ते मंत्री बनना। ओके आपने एक भविष्यवाणी की है कि 15 जनवरी के बाद जेडीयू में बगावत होगी। ये एक कि मतलब बड़ा धड़ अलग हो जाएगा। ये आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या सिर्फ आपकी तमन्ना है? नहीं तमन्ना भविष्यवाणी नहीं है, बट मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो राजनीति को अच्छे से समझता हो, पढ़ता हो, मैं मानता हूँ कि ये एक नेचुरल कोर्स यही है। कोई नेता जो अपने दल में सर्वोच्च पद पर हो, वो आने वाले दिनों में अपने दल के किसी नेता को आगे बढ़ाने की बजाय अपने घटक दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी मानता हो, तो ऐसे में उनकी पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता उनके साथ क्यों रहेंगे? आप किसी दल के साथ आप तब जुड़ते हैं जब उस दल में आप अपना भविष्य देखते हैं या उस दल का भविष्य देखते हैं। जिस दल के सर्वोच्च नेता ने, और मैं बिहार में जनता दल यूनाइटेड और मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब उन्होंने ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे बाद तेजस्वी को ही आगे बढ़ाना है, वही मेरे उत्तराधिकारी होंगे, तो उस दल का तो वजूद ही नहीं रहा ना। आने वाले दिनों में उस दल का कोई भविष्य ही नहीं रहा। तो ऐसे में उस दल के कार्यकर्ता या उस दल के नेता उसके साथ क्यों रहना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि नेचुरल के कोर्स में अगर किसी दल का भविष्य नहीं है तो उस दल में टूट होनी स्वाभाविक है। मैं मानता हूँ खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूरा आते आते तक जदयू में एक बड़ी टूट होगी। ये फिर से आप कह रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए अभी से सारी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, रैलियों के ऐलान भी हो गए हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने नए साल के कैलेंडर बांटने के लिए बिहार में अभियान शुरू किया है। ये अजीब तरह का, थोड़ा सा डिफरेंट है ये अभियान,
तो क्या वजह है इसकी? ये डिफरेंट नहीं है, मुझे लगता है कि पहले ये बहुत होता था। आज के हाईटेक युग में जब कैलेंडर आपके मोबाइल पे हैं और एक ऐसे दौर में जब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन, तो मुझे लगता है कि ये परंपराएं कहीं ना कहीं छूटी। मुझे याद है कि बचपन में मैं पापा को देखता था, उनके कैलेंडर्स को घरों में देखता था। आज भी मैं कई ऐसे पुराने घर हैं जहाँ पे उनकी पुरानी तस्वीर के साथ वो कैलेंडर अभी भी दीवार पे वैसे ही टंगा है। बचपन की मेरी यादें हैं कैलेंडर्स को लेकर, जहाँ हम लोग पन्ने फाड़ते थे और नया मंथ आ गया, स्कूल में इस मंथ में कितनी छुट्टियां हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते थे। बट ये सारी चीज़ें अब आपके फ़ोन पे आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिश्ता थोड़ा टूटता जा रहा है। तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। नए साल के ग्रीटिंग्स मैं अभी भी भिजवाता हूँ। उसी क्रम में ये कैलेंडर भी आता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।